हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एन एसे ऑन मैन एपिसोड 2 की ये फाउंडेशन है द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग। तो इसको भी समझेंगे और इसमें पूरा आपका जो आंसर है वो भी कोटेशन के साथ प्रिपेयर हो जाएगा। पहले देखते हैं अलेक्जेंडर पोप कौन थे। सो ही वॉज अ मेजर पोएट ऑफ नियो क्लासिकल एज। ऑगस्टन एज भी कहते हैं उसे, सूडो क्लासिकल एज भी कहा जाता है, क्योंकि इस एज में क्लासिकल राइटर्स जो वर्जिल और होमर रोमन गोल्डन एज में जो हुए थे उन राइटर्स को बहुत ज़्यादा कॉपी किया गया था। तो उनके जो मेजर वर्क्स हैं वो है एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, और है द रेप ऑफ द लॉक, एन एसे ऑन मैन, द डंसियाड और ट्रांसलेशंस ऑफ होमर। इनका बहुत ज़्यादा फोकस था मैन के ऊपर, यानी कि इंसान कैसा है, ह्यूमन नेचर कैसा है। इस चीज़ को अपने वर्क्स में इस एज के राइटर्स ने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एन एसे ऑन मैन एपिसोड 2। पहले तो एन एसे ऑन मैन 4 एपिसल्स में लिखा गया। 4 एपिसल्स, एपिसल्स मतलब एक ऐसा लिटरेरी वर्क जो कि लेटर के फॉर्म में लिखा जाता है। साथ ही ये फिलोसॉफिकल भी है, क्योंकि फिलॉसफी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमन नेचर कैसा होता है, गॉड की बात कर रहा है, वो बीस्ट्स की बात कर रहा है, बर्ड्स की बात कर रहा है, इंसान कहाँ पर एग्जिस्ट करता है इस पूरे वर्ल्ड में। और डायडेक्टिक पोएम है। डायडेक्टिक मतलब जिसमें आपको कुछ ना कुछ सिखाया जाए, कुछ ना कुछ पढ़ाया जाए। ठीक है। बेसिकली जितने भी न्यू क्लासिकल राइटर्स थे वो एक प्रिंसिपल को फॉलो करते थे, टू टीच एंड डिलाइट। और ये रोमन पोएट्स भी फॉलो करते थे कि लिटरेचर का एम क्या होना चाहिए कि वो आपको पढ़ाए भी और एंटरटेन भी करे। डिलाइट मतलब खुश करना, आपको खुशी भी हो पोएम पढ़ के और आप उससे कुछ सीखो भी मोरली। ठीक है। तो यही इनका मेन जो मोटो था पोएम में, यही रहता था। द पोएम एक्सप्लोर्स मैन्स प्लेस इन द यूनिवर्स। देखो, ये है द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्पेशली व्हेन यू आर रीडिंग न्यू क्लासिकल लिटरेचर एंड स्पेशली पोप। तो ग्रेट चेन ऑफ बीइंग क्या है? इट इज़ अ फिलोसॉफिकल आइडिया दैट यूनिवर्स इज अरेंज्ड इन अ फिक्स्ड हायरार्किकल ऑर्डर। हायरार्कियल मतलब कि कोई ऊपर है और कोई नीचे है। सबसे ऊपर किसको मानते हैं हम? गॉड को मानते हैं। फिर एंजल्स का नंबर आता है, फिर ह्यूमन बीइंग्स का आता है, फिर एनिमल्स, फिर प्लांट्स और फिर मिनरल्स। मिनरल्स को भी जगह इसमें दी गई है। तो ग्रेट चेन ऑफ बीइंग का मतलब था कि एक चेन है नीचे से लेके ऊपर तक। सबसे नीचे तो मिनरल्स हैं, ऊपर उससे ऊपर प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस कहाँ हैं? बीच में है, मिडिल में है। ठीक है। और इसमें क्या है? इनकी भी क्वालिटीज़ थोड़ी सी हैं और नीचे वालों की भी थोड़ी थोड़ी क्वालिटीज़ हैं। देखो, यहाँ फर्स्ट पॉइंट लिखा है मैंने कि इट इज़ अरेंज ना फिक्स्ड। क्या है ये ग्रेट चेन ऑफ बीइंग? ये फिक्स है। आप इस हायरार्कियल लैडर में ऊपर नहीं जा सकते हो। गॉड नीचे नहीं आएगा कभी भी। ठीक है। गॉड ने आपको बनाया है, वही क्रिएटर है, वही एब्सोल्यूट परफेक्ट पर्सन है, तो वो सबसे ऊपर है। ये जो कॉन्सेप्ट था इसका ओरिजिन हुआ था ग्रीक फिलॉसफी में। प्लेटो और एरिस्टोटल, अरस्तु और प्लेटो का नाम आपने सुना होगा ना। उनने काफ़ी कई कई सारे अलग अलग बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स दिए थे, उनमें से एक ये भी था। और ये डेवलप हुआ था मेडिवन क्रिश्चियन थियोलॉजी में, और बाद में रेनेसांस के टाइम पे और न्यू क्लासिकल एज में इसे बहुत ज़्यादा लोगों ने एक्सप्लोर किया और इसे बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो गया था उस समय ये। ठीक है। हाईएस्ट से लोएस्ट की तरह, सबसे नीचे जो है वो सबसे लो है, और जो सबसे ऊपर है वो सबसे क्या है? हायर प्लेस पे है। गॉड सबसे ऊपर है, ये कह रहा है वो। और इसमें मैन की पोजीशन क्या है? मैन की पोजीशन ये है सेंट्रल। इसका रीजन तो एंजल के जैसा है, रीजन विद एंजल्स, एंड फिजिकलिटी एंड पैशन विद एनिमल्स। अपना जो फिजिकलिटी और जो पैशन उसके अंदर आया है वो कहाँ से आया है? एक एनिमलिस्टिक क्वालिटी है उसके अंदर। और जो रीजनिंग की ऑर्डर की जो क्वालिटी है उसकी, हर चीज़ को समझना, अपनी बुद्धि का यूज़ करना, वो कहाँ से आई है? एंजल से आई है। तो ये जो बीच में इसकी पोजीशन है ना ह्यूमंस की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एपिसोड 2 ये है ऑफ द नेचर एंड स्टेट ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू हिमसेल्फ। ये जो है ये इसका सब टाइटल है, यानी कि स्टेट क्या है मैन की पूरे यूनिवर्स में, बताया मैंने आपको मिक्स्ड बीइंग है। नेचर क्या है ह्यूमंस का, मनुष्य का नेचर कैसा है। एपिसोड 2 पूरा नहीं दिया है मैंने, यहाँ पे सिर्फ एक एक्सेप्ट दिया है जितना आपकी बुक में है। ठीक है। नो देन दाई सेल्फ प्रिज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बाय अलेक्जेंडर पोप, बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। प्लेस्ड ऑन दिस isthmus ऑफ अ मिडिल स्टेट, अ बीइंग डार्कली वाइज एंड रूडली ग्रेट।
देखो थोड़ा सा समझा देती हूँ इसे, पूरा नहीं पढ़ाऊंगी। ये क्या कह रहा है, नो देन दाई सेल्फ, वो कह रहा है कि पहले खुद को समझो। प्रिज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन, डू नॉट स्कैन गॉड, गॉड के बारे में मत सोचो। इंसान क्या करता है, इंसान सोचता है कि मैं बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, और वो पढ़ाई कर रहा है गॉड के बारे में कि मैं गॉड को समझूं, और उसके बारे में उसने गॉड ने ये कहा है वो कहा है करके बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ भी लिख दिए हैं। लेकिन इंसान को क्या करना है, प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, की यू शुड स्टडी योर सेल्फ फर्स्ट, पहले तुम खुद को तो समझ लो, फिर उसके बाद भगवान को समझना। प्लेस्ड ऑन दिस isthmus ऑफ अ मिडिल स्टेट, isthmus मतलब एक छोटा सा पतला सा लैंड जो दो बड़े बड़े लार्ज एरियाज को मिलाए। वैसे ही जो इंसान है वो क्या है, एक मिडिल स्टेट में है, जहाँ पे वो एनिमल्स को और एंजल्स के बीच में है, इन दोनों को कनेक्ट करता है थोड़ा सा, और इसीलिए उसमें दोनों की क्वालिटीज हैं। अ बीइंग डार्कली वाइज, ह्यूमन बीइंग कैसा है, डार्क भी है और वाइज भी है। डार्क मतलब सम वाइसेस, ठीक है, कुछ वाइस भी हैं उसके, वाइस मतलब बुराइयां, VICE, वो बुराइयां भी हैं। एंड रूडली ग्रेट, और वो ग्रेट भी है, महान भी है और रूड भी है, ठीक है, दोनों क्वालिटीज हैं। इसीलिए उसने कहा ना कि मैन इज अ मिक्स्ड बीइंग। ये समझ लो कि जो भी मैं आपको बता रही हूँ, क्या बता रही हूँ, कि अलेक्जेंडर पोप ने एपिसोड 2 में इंसान के नेचर और स्टेट के बारे में क्या कहा है। With too much knowledge for the sceptic side, with too much weakness for the stoic's pride, he hangs between in doubt to act or rest, in doubt to deem himself a god or beast, in doubt his mind or body to prefer. कभी कभी वो क्या करता है, एक्ट नहीं कर पाता है, कभी वो रेस्ट करता है, सोचता है मैं क्या करूं, क्या मुझे कुछ करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए, और या क्या मैं भगवान हूँ, क्या मैं एनिमल हूँ, क्या मुझे बुरा करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, इस बारे में ही इंसान हमेशा सोचता रहता है, और ही इज़ इन डाउट एवरी टाइम। बोर्न बट टू डाई एंड रीजनिंग बट टू एयर, ठीक है, वो पैदा हुआ है पर वो मरेगा ज़रूर। एंड रीजनिंग, ही विल ट्राई टू रीजन एवरीथिंग, पर फिर भी क्या करेगा, गलतियां करेगा। अलाइक इन इग्नोरेंस हिज रीजन सच वेदर ही थिंक्स टू लिटिल और टू मच, या तो बहुत ज़्यादा सोचता है और या फिर बिल्कुल ही नहीं सोचता कभी कभी। केओस ऑफ थॉट एंड पैशन, अब थिंकिंग तो इसलिए वो कर रहा है क्योंकि गॉड की साइड से थोड़ा सा उसके अंदर आया है कुछ एलिमेंट। पैशन क्योंकि एक एनिमलिस्टिक पैशन उसके अंदर है। ऑल कन्फ्यूज्ड, सो मैन इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड। अगर आपसे भी पूछा जाए कि इंसान कैसा होता है, आप एक लाइन में डिस्क्राइब नहीं कर पाओगे। आपको कि ऐसा भी होता है, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं, कुछ पता नहीं क्यों इतने अपराध करते हैं, कुछ पता नहीं इतने महान क्यों होते हैं। तो मैन इज़ अ मिक्स्ड बीइंग। केओस मतलब एक बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाना चीज़ों को, ठीक है, केओस हो जाना। थॉट और पैशन में से किस चीज़ को चूज़ करें समझ ही नहीं आ रहा, सब कुछ कन्फ्यूजन है, केओटिक हो गया है। स्टिल बाय हिमसेल्फ अब्यूज्ड और डिसअब्यूज्ड, वो कह रहा है जो भी करता है इंसान खुद अपने साथ खुद ही करता है, चाहे वो बुरा है या अच्छा है। क्रिएटेड हाफ टू राइज एंड हाफ टू फॉल, उसको ऐसे क्रिएट किया गया है ह्यूमंस को कि वो या चाहें तो वो राइज कर सकते हैं अपने लाइफ में, या फिर वो चाहें तो वो फॉल भी कर जाएंगे, या तो उनका डाउनफॉल हो जाएगा या फिर उनका राइज हो जाएगा, या तो आगे बढ़ेंगे लाइफ में या फिर नीचे गिर जाएंगे। ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स येट अ प्रे टू ऑल, कि वो हर चीज़ को पजेस करता है ह्यूमन, पर हर चीज़ का शिकार भी बन जाता है। जैसे टेक्नोलॉजी को ही ले लो एक तरह से। सोल जज ऑफ ट्रूथ इन एंडलेस एरर हर्ल्ड, द ग्लोरी जेस्ट एंड रिडल ऑफ द वर्ल्ड, एंड द मैन इज हिमसेल्फ अ रिडल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, उसमें ग्लोरी भी है, वो उसमें फन भी है, एंड देयर इज अ रिडल ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ अ रिडल कि इंसान कैसा है। हम नहीं समझ सकते हैं कि ह्यूमन माइंड की कितनी कैपेसिटी है, वो क्या करता है, क्या वो आगे बढ़ेगा, क्या वो पीछे रह जाएगा, वी डोंट नो। सबसे पहली थीम है ह्यूमन नेचर, यही इसका पूरे पोएम का मुद्दा है, ठीक है। ना ही वो एंजल है ना ही वो बीस्ट है, ही इज़ अ मिक्स्ड बीइंग एंड ह्यूमन वीकनेस इज नेचुरल। नेक्स्ट है रीज़न एंड पैशन। रीज़न हमेशा पैशन को गाइड करेगा। जब भी हम, पैशन मतलब स्ट्रॉन्ग इमोशन, जब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे तो आपका जो दिमाग है, लॉजिक है, रीज़न है, वो आपको क्या करेगा, गाइड करेगा। पैशन प्रोवाइड करता है एनर्जी टू एक्शन। अगर आपके अंदर पैशन होगा, स्ट्रॉन्ग इमोशन है किसी चीज़ को लेके, ठीक है, सपोज आपकी कोई हॉबी है जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, तो आप क्या करोगे, एनर्जी डालोगे उसमें और एक्ट करोगे। एक्सीड्स ऑफ आइदर लीड्स टू इम्बैलेंस, यहाँ पे बेसिक चीज़ पोप ये कहना चाहता है कि हमें लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना है, तो पैशन और रीज़न दोनों का क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए। सेल्फ लव एंड सोशल लव, वो यहाँ भी कहता है कि दोनों चीज़ों का होना चाहिए मिक्स, ना ही सिर्फ सोशल लव बल्कि सेल्फ लव इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट।
सेल्फ लव से ही आप सर्वाइव करोगे और एम्बिशियस बनोगे, ठीक है, तभी तो लाइफ में ऊपर उठोगे। और सोशल लव से क्या होगा, हार्मनी बढ़ेगी, लोगों के बीच में सामंजस्य बना रहेगा। दोनों ही मॉरल लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये सारी इसकी थीम बता रही हूँ मैं, ठीक है। अगर थीम के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे लिखेंगे, पहले लिखोगे ह्यूमन नेचर, दूसरा रीजन एंड पैशन, तीसरी थीम है इसकी सेल्फ लव एंड सोशल लव। मोरल फिलॉसफी, हैप्पीनेस लाइज इन मॉडरेशन। मॉडरेशन मतलब बैलेंस में, दोनों चीज़ों का जब बैलेंस होगा, पैशन का भी, इमोशन का भी और दिमाग का भी, तभी जाके आप क्या रहोगे, खुश रहोगे। प्राइड इज़ द रूट ऑफ ह्यूमन मिजरी। अगर आपके अंदर घमंड आ गया तो क्या होगा, आप दुखी रहोगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, घमंड कर रहे हो कि मैं सबसे बड़ा हूँ, पर आप नहीं हुआ। कौन सबसे बड़ा है, भगवान सबसे ज़्यादा बड़ा है। ट्रू विजडम कम्स फ्रॉम सेल्फ नॉलेज। तो सबसे पहले किसको पढ़ो, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी एग्जाम में कि द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग जो है एपिसल 2 में कैसे आपको दिखती है। उसके लिए एक यहाँ पे मैंने कोटेशन के साथ यूज़ किया हुआ है पीपीटी, तो यहाँ देखो इसको। एन एसे ऑफ मैन फोकसेज ऑन मैन्स नेचर एंड लिमिटेशंस। पोप एक्सप्लेन्स मैन्स पोजीशन थ्रू द आइडिया ऑफ द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग। ग्रेट चेन ऑफ बीइंग को ही वो पूरा इसमें एक्सप्लोर कर रहा है। The poem insists that human misery arises when man forgets his assigned place. जब वो अपना दिया हुआ उसको जो जगह है मिक्स्ड, ठीक है, जब वो अपनी जगह भूल जाता है तभी क्या होता है, ह्यूमन मिजरी होती है, यानी कि इंसान दुखी होता है। अगर वो अपने आप को घमंड करके गॉड के बराबर समझने लगे तब भी वो परेशान होगा, और अगर एनिमल्स की तरह बिहेव करने लगे तो भी क्या होगा, उसको दुख होगा। सबसे पहला जो हेडिंग है इसमें यह है मैन्स फिक्स्ड पोजिशन इन द चेन। According to the great chain, God is supreme, angels are pure reason, and man stands midway between angels and beasts. जानवरों के और एंजल्स दोनों के बीच में हो, तो उसमें दोनों के दोनों क्वालिटीज़ हैं। इसके लिए जो कोटेशन है वो ये है, अभी मैंने आपको पढ़ाई भी थी। Placed on this isthmus of a middle state, a being darkly wise and rudely great. लिमिट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज, इस बारे में भी पोप बताता है कि एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि हमारी लिमिट इतनी है, ठीक है। तो अपनी लिमिट में आपने क्या करना है, यू शुड स्टडी योर सेल्फ नॉट गॉड। मैन शुड नॉट अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड डिवाइन प्लान्स। जो भी भगवान ने आपके लिए प्लान किया है वो आपकी लाइफ में होगा ही होगा, तो उसको समझने की बजाय क्या करो, एक्ट करो और खुद को समझो कैसे आप अपने अंदर सभी चीज़ों का बैलेंस ला सकते हो। नो देन दाई सेल्फ प्रिज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन, ये लाइन आप यहाँ पे डाल सकते हो। देखो बहुत डिफिकल्ट लाइन नहीं है, पर अगर आप अपने आंसर्स में कुछ पोएम की लाइंस को भी इंक्लूड करते हैं तो योर आंसर बिकम्स वेरी इफेक्टिव और आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। और ये लाइन भी कितनी अच्छी है, देखो, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन काइंड इज मैन। आपने कई बार अपने स्कूल की दीवारों पर भी कहीं ना कहीं लिखा हुआ देखा होगा, कुछ कुछ कोटेशंस ना, ये बहुत लिखी जाती है। तो पोप एडवाइसेस मैन टू स्टडी हिमसेल्फ नॉट द हायर लिंग्स ऑफ गॉड एंड एंजल्स। वो कहता है इनके बारे में छोड़ दो, पर पहले खुद को समझो। थर्ड है प्राइड एज डिसरप्शन ऑफ द चेन। अगर आपके अंदर प्राइड आ गया, घमंड आ गया, तो क्या हो जाएगा, मैन क्या करेगा, कोशिश करेगा कि अपनी पोजीशन से ऊपर पहुंचूं। कई बार इंसान भगवान बनने की कोशिश करता है, लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर वो क्या है, गलत है। तो इसके लिए जो लाइन है वो ये है, इसमें जो एक्सेप्ट मैंने पढ़ाया था आपको उसमें नहीं था, पर ये है इसमें एपिसल में है। प्राइड स्टिल इज एमिंग एट द ब्लेस्ड अबॉर्ड्स। यानी कि प्राइड, जब आपके अंदर घमंड आएगा तो आप किस पे एम करोगे, ब्लेस्ड अबॉर्ड्स, ऐसे अबॉर्ड में, यानी कि हेवन में। अबॉर्ड मतलब घर, ठीक है, अबॉर्ड मतलब किसी के रहने की जगह। ब्लेस्ड यानी कि ऐसा जहाँ पे भगवान रहते हैं, वहाँ आप एम करोगे। मैन वुड बी एंजल्स, एंजल्स वुड बी गॉड्स। तो क्या होगा, मैन एंजल बनने की कोशिश करेगा, एंजल गॉड बनने की कोशिश करेंगे, और गॉड फिर कहाँ जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये सब चीज़ें कॉस्मिक ऑर्डर को क्या करती हैं, थ्रेटन करती हैं। एक जो ऑर्डर बनाया गया है उसी में अगर इंसान रहे और अपने आप को बैलेंस करे तो उसमें ही काफ़ी सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, एंड मैन वुड बी हैप्पी। रीजन एंड पैशन इन द चेन, ये है नेक्स्ट हेडिंग। मैन्स मिक्स नेचर रिफ्लेक्ट्स हिज मिडिल पोजीशन। इस आंसर में हम क्या पढ़ रहे हैं, द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग कैसे उसने अपने एपिसल 2 में दिखाई है। तो रीजन एंड पैशन की बात वहाँ करता है। रीजन इंसान को कहाँ लेके जाता है, ऊपर लेके जाता है, लॉजिक, दिमाग। पैशन उसे नीचे लेके आता है, बीस्ट के पास, है ना। तो हमें क्या करना है, दोनों के बीच बैलेंस करना है। यहाँ कहता है पोप, देखो, बैलेंस इज एसेंशियल, इम्बैलेंस लीड्स टू केओस, व्हाट रीजन वीव्स बाय पैशन इज अनडन। तो रीज़न जिस चीज़ को बनाता है उसे पैशन क्या कर सकता है, ख़राब कर सकता है। तो क्या करो, बैलेंस करो चीज़ों को।
ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इनका जो पोएम्स जितनी भी हैं न्यू क्लासिकल राइटर्स की, उसमें वो आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगे। टू टीच एंड डिलाइट, इसको फॉलो करते हैं, ये इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। बात की जो राइटर्स थे, रोमांटिक राइटर्स थे, उनने क्या कहा, दैट नेचर शुड डिलाइट यू। उनका मतलब ये नहीं था कि आपको कुछ सिखाए ही, वो कहता है कि नेचर खुद ही आपको गाइड कर देता है बिना कुछ सिखाए। इट इज़ योर फ्रेंड एंड फिलोसोफर, जैसा वर्ड्सवर्थ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू क्लासिकल राइटर्स क्या फॉलो करते थे, टू टीच एंड डिलाइट। और इसके बाद जो नई एज आती है रोमांटिक एज, उन्होंने इसको बिल्कुल खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। अब देखो, एक्सेप्टेंस एज द पाथ टू हैप्पीनेस। हैप्पीनेस लाइज इन एक्सेप्टिंग वंस प्लेस। अगर इंसान अपना जो प्लेस है कि मैं मिक्स्ड बीइंग हूँ, मैं बीच में हूँ, वहीं पे ही रहूँ, मैं भगवान बनने की कोशिश ना करूँ या एंजल बनने की कोशिश ना करूँ, वहीं पे ही रहे, अपने आप को समझे, तो क्या होगा, हर चीज़ सही हो जाएगी। द ग्रेट चेन ensures that everything has purpose. All nature is but art unknown to thee, all chance direction which thou canst not see. Pope reassures that apparent disorder is part of divine design. वो कह रहा है जो भी डिसऑर्डर आता है या कुछ भी हो रहा है वो भगवान का प्लान है, तो हमें उसे फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है मोरल लेसन ऑफ द चेन इन एपिसोड 2। मैन मस्ट एक्सेप्ट लिमिटेशन एंड कल्टिवेट ह्यूमिलिटी। One must maintain balance between reason and passion. Acceptance restores harmony with the chain. तो ये चेन क्या होगी, कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगी, और मैन जो है जहाँ है वहीं पे रहेगा और खुश रहेगा। Submit in this or any other sphere, secure to be as blessed as thou canst bear. वो कह रहा है कि अगर आप अपने ही स्फीयर में रहोगे, अपने ही स्थान पर रहोगे, तो उसको अच्छी तरह से मैनेज कर पाओगे और ब्लेस्ड रहोगे। ठीक है, क्रिटिकल सिग्निफिकेंस एपिसोड 2 का क्या है कि ग्रेट चेन को पोप ऐसे दिखाता है कि सोशल और मोरल ऑर्डर कैसे सोसाइटी में बना रहेगा। इट ऑल्सो रेनफोर्सेज न्यू क्लासिकल आइडियल्स ऑफ रेस्ट्रेंट, दो द रिजिड हायरार्की लेटर अपीयर्स कंजर्वेटिव। बाद में जो ये हायरार्की थी ना कि मैन बीच में ही है, ऊपर नहीं जा सकता या नीचे नहीं आ सकता, और एनिमल्स कभी हमसे हायर राइज नहीं कर सकते हैं, प्लांट्स भी हमसे ऊपर कभी नहीं आ सकते हैं, ये एक रिजिड आइडिया माना गया। ठीक है, और कंजर्वेटिव भी, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल। इट वॉज चैलेंज्ड बाय रोमांटिक एंड मॉडर्न थिंकर्स। ये ग्रेट चेन ऑफ बीइंग जो कॉन्सेप्ट था, इसको कई लोगों ने नहीं माना। स्टाइल एंड लैंग्वेज ऑफ एपिसोड 2। डाइडेक्टिक स्टाइल है। डाइडेक्टिक का मतलब क्या होता है, पढ़ाना, किसी को कोई चीज़ सिखाना। तो ये इंस्ट्रक्ट करती है, मोरलाइज करती है ये पोएम, इसीलिए इसका जो स्टाइल है वो डाइडेक्टिक है। स्ट्रक्चर जो है इसका वो है हेरोइक कपलेट। हेरोइक कपलेट नियो क्लासिकल एज में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। एफोरिस्टिक क्वालिटी, एफोरिस्टिक क्वालिटी है, एफोरिस्टिक मतलब कुछ छोटी थोड़ी सी लाइन्स में बहुत बड़ी बात कह देना, वही उसने किया है ना वहाँ पे। रीजन एंड ऑर्डर, बैलेंस, डू नॉट लेट देम बी केओटिक, इस तरह के कुछ कुछ शॉर्ट उसने एपिग्रामेटिक स्टाइल यूज़ किया है, जिससे एफोरिस्टिक क्वालिटी आ गई है। एफोरिस्टिक एक और राइटर के बारे में यूज़ होता है, डू यू नो हिज नेम, इट वॉज फ्रांसिस बेकन। एफोरिस्टिक स्टाइल के लिए उनको बहुत ज़्यादा जाना जाता है, जिनको फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे भी कहा जाता है। और एफोरिस्टिक स्टाइल हमें इनका भी मिलता है, पोप का। लॉजिकल एंड आर्ग्यूमेंटेटिव स्ट्रक्चर, देखो जो उसने आपको पूरी बात अपनी समझाई ना ग्रेट चेन ऑफ बीइंग की, तो उसने क्या किया, हर एक चीज़ पोप ने आपको लॉजिकली समझाई है ना, आर्ग्यूमेंट दिया हर एक चीज़ के लिए कि अगर ऊपर जाएगा तो गॉड बन जाएगा, वो एंजल बन जाएगा, एंजल्स गॉड बन जाएंगे, तो गॉड कहाँ जाएगा, तो आर्ग्यूमेंट दे रहा है कि ऐसा मत करो वरना ऐसा हो जाएगा। ठीक है, रीज़न दे रहा है आपको। क्लैरिटी एंड प्रिसिशन ऑफ लैंग्वेज, सीधे सीधे बोल दिया उसने कि ऐसा मत करो। एम्बिग्यूटी और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज न्यू क्लासिकल राइटर्स फॉलो नहीं करते थे। वो क्या करते थे, क्लैरिटी, वो कहते थे हर चीज़ को क्लियरली लिखना चाहिए, इसीलिए इनका जो डिक्शन है, इनकी जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है अपनी पोएम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। फॉर्मल एंड एलिवेटेड टोन, फॉर्मल टोन है बहुत ज़्यादा, एलिवेटेड है मतलब बहुत डिग्निफाइड है। क्लासिकल एंड लैटिनेट डिक्शन, तो क्लासिकल लर्निंग बहुत ज़्यादा दिखेगी इसमें, लैटिन वर्ड्स बहुत ज़्यादा दिखेंगे। यूज़ ऑफ एंटीथीसिस, कॉन्ट्रास्टिंग टर्म्स हाईलाइट ह्यूमन ड्यूअलिटी, डार्कली वाइज एंड रूडली ग्रेट। तो रूड भी और ग्रेट भी एक साथ है, इंसान डार्क भी है यानी कि बुरा भी है और वाइज भी है, अच्छा भी है, तो ये जो है एंटीथीसिस कहा जाता है इसको, जब दो डिफरेंट क्वालिटीज़ एक साथ मिक्स कर दी जाती हैं। पोप यहाँ पे कह रहा है कि ये दोनों ही क्वालिटीज़ मैन में मिलती हैं। कंट्रोल्ड इमेजरी, इमेजरी बहुत उसने लिमिटेड वे में यूज़ की गई है,
इसमें, ठीक है। नियो क्लासिकल बैलेंस एंड रेस्ट्रेंट, ये मैंने आपको बता रही हूँ बीच बीच में ही कि ये स्टाइल, लैंग्वेज और डिक्शन है, ये पूरी तरह से नियो क्लासिकल आइडियल्स को दिखाता है। नियो क्लासिकल राइटर्स बहुत ज़्यादा परफेक्टली अपना डिक्शन चूज़ करते थे। डिक्शन मतलब चॉइस ऑफ वर्ड्स। जब एक पोएट यूज़ करता है अपने पोएम में कोई वर्ड्स ना, वो कहता है कि मैं इस वर्ड को यूज़ करूँगा अपनी पोएम में, उसे कहते हैं डिक्शन, ठीक है। इस जो भी वर्ड्स पोएट यूज़ कर रहा है अपनी पोएम को ब्यूटीफुल बनाने के लिए या उसकी राइम स्कीम के लिए या एक प्रॉपर इमेजरी प्रेजेंट करने के लिए। नाउ कंक्लूजन, सेल्फ नॉलेज इज सेंट्रल टू विजडम, बैलेंस लीड्स टू हैप्पीनेस, एंड दिस एपिसोड 2 रिफ्लेक्ट्स नियो क्लासिकल आइडियल्स वेरी मच। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा एपिसोड 2 ग्रेट चेन ऑफ बीइंग। कहीं पे कुछ समझ नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।